नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतगुरु एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का वीडियो मानव रोग, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी वीडियो यानी मानव रोग से पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मानव रोग में सबसे पहला टॉपिक है प्रोटोजोआ जनित होने वाले मानव रोग। कौन से दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित होने वाले रोग। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है मकान पाल पे। प्रोटोजोआ जनित रोग से होने वाले रोगों की ट्रिक है मकान पाल पे। मैं से होता है मलेरिया, का से होता है काला अजहर, न से होता है निंद्रा रोग, पा से होता है पायरिया, ल से होता है ल्यूकेरिया, पे से होता है पेचिस। यह सभी प्रोटोजोआ जनित होने वाले रोग हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एक एक रोग की विशेष बात करते हैं। पहला है मलेरिया। कौन सा है दोस्तों? मलेरिया। मलेरिया का कारक होता है प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। इसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसमें प्रभावित अंग होता है रक्त, जिसे आप आरबीसी बोल सकते हो। मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रोश ने। इसके उपचार के लिए दो प्रकार की दवा दी जाती है। पहली होती है प्राकृतिक, जो कुनेल, जो सिनकोना नामक पेड़ की वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। दूसरी कृत्रिम दवा होती है, उसे क्लोरोक्विन कहते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है काला अजहर, जिसका कारक होता है लिस्मानिया डोनीवानी। इसका वाहक होता है रेत की मक्खी, बालू मक्खी, जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं। प्रभावित अंग होता है संपूर्ण शरीर होता है। उपचार के लिए एंटी प्रोटोहल दवा, एंटीपायरेटिक दवा। एंटीपायरेटिक दवा को ताप करने वाली दवा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है निंद्रा रोग, नींद का ज़्यादा आना। दोस्तों, नींद का ज़्यादा आना, इसका कारक होता है ट्रिपिसोनोमा। ट्रिपिसोनोमा वाहक होता है सीसी मक्खी, जिसे सीसी फ्लाई कहते हैं। उपचार के लिए एंटी प्रोटोफोयल दवा दी जाती है। अगला है पायरिया। कौन सा दोस्तों? पायरिया, जिसका कारक होता है एंटा अमीबा जिंजीवेलिस। लक्षण होता है पायरिया मसूड़ों से रक्त का स्राव होना। मसूड़े मुंह से बदबू आना किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। और मसूड़ों से रक्त का स्राव होना प्रोटोजोआ के कारण। उपचार के लिए एंटी प्रोटोजोल दवा दी जाती है। अगला है ल्यूकेरिया। कौन सा दोस्तों? ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया, जिसे आप श्वेत पदार्थ या श्वेत पानी कहते हैं। कारक एस्केरिस ल्यूकेरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? एस्केरिस ल्यूकेरिस के कारण। उपचार के लिए एंटी प्रोयल दवा दी जाती है। दोस्तों, आगे चलते हैं। पेचिस। पे से होता है पेचिस। पेचिस, जिसको हम दूसरे नाम दस्त के नाम से जानते हैं। कारक होता है एंटा अमीबा स्टोलिटिका। लक्षण डिहाइड्रेशन, यानी जिसमें पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। उपचार के लिए ओ आर एस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। और उपचार के लिए एंटीफ्रूटल दवा भी मान्य होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार का रोग, जिसे फंगस या कवक जनित रोग कहते हैं। कौन सा दोस्तों? कवक जनित रोग, जिसे फंगस कहते हैं। फफूंद। फफूंद दो तरह स्पाइरुलिना और क्लोरेला, जो समुद्री में पाए जाते हैं। इसकी बेहद ही ट्रिक्स है दोस्तों। ट्रिक्स है इसकी ए दादा गांजा खा। यह फंगस या कवक जनित रोग से होने वाले रोगों की ट्रिक्स है। ए दादा गांजा खा। ए से होता है एथलीट फुट, दा से होता है दाद, दा से होता है दमा, गा से होता है गंजापन, खा से होता है खाद और खुजली। ठीक है दोस्तों, आगे हम एक एक रोगों की विवेचना करेंगे। पहला है एथलीट रोग।
ए से एथलीट रोग, जिसका कारक होता है ट्राइकोफोटोन और प्रभावित अंग होता है पैर की अंगुलियां। उपचार के लिए एंटी फंगस दवा दी जाती है। दूसरा है दाद, कारक का नाम है ट्राइकोफोटोन, प्रभावित अंग है इसमें त्वचा और संपूर्ण शरीर ही होता है दोस्तों। इसमें उपचार के लिए एंटी फंगस दवा दी जाती है। अगला है दमा, कौन सा दोस्तों? दमा। कौन सा है? दमा। दमा जिसे आप अस्थमा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अस्थमा। कारक का नाम होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। क्या होता है कारक? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। प्रभावित अंग होता है श्वसन तंत्र प्रणाली, जिसे फेफड़े फुफ्फुस बोल सकते हो आप। बचाव के लिए एंटी फंगस दवा दी जाती है। अगला है गंजापन। कौन सा दोस्तों? गंजापन। कारक का नाम होता है टीनिया कैपिटकम। टीनिया कैपिटम। प्रभावित अंग सिर की त्वचा इसमें प्रभावित होती है। उपचार के लिए वही एंटी फंगस दवा दी जाती है। अगला है खाज। कौन सा? खाज, जिसे आप खुजली भी बोल सकते हो। सारे शरीर खुजली हो जाती है। कारक का नाम होता है एस्केरिस। प्रभावित अंग होता है त्वचा और संपूर्ण शरीर पर खुजली होती है। उपचार के लिए एंटी फंगस दवा दी जाती है। अगला है जीवाणु जनित रोग, जिसे आप बैक्टीरिया बोल सकते हो। कौन सा दोस्तों? जीवाणु जनित रोग, जिसे आप बैक्टीरिया बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या बोल सकते हो? बैक्टीरिया बोल सकते हो। जिसमें पहला होता है टीबी। कौन सा दोस्तों? टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक या राज रोग आदि नामों के नाम से जाना जाता है। इसके कारक का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रकार 3 प्रकार का होता है। मस्तिष्क का टीबी, हड्डियां और फेफड़े के टीबी। भारत में सर्वाधिक रोगी फेफड़े के हैं, फुफ्फुस के सबसे ज़्यादा टीबी हैं। बचाव के लिए वीसीजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैसिलस कालमेटी गुरीन। क्या होती है दोस्तों? वैसिलस कालमेट गुरीन। यह फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। किसकी? वीसीजी की, वैसिलस कालमेट गुरीन। उपचार के लिए DOTS की दवा दी जाती है। किसकी दवा? DOTS की दवा, जिसकी फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अगला है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग, जिसे कोड या लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। कौन सा दोस्तों? कुष्ठ रोग, कोड, लेप्रोसी रोग। कारक का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। प्रभावित अंग होता है त्वचा, संबंध तंत्रिका कोशिकाएं दोस्तों। उपचार के लिए MDT की दवा, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी ड्रग थेरेपी। ये है कुष्ठ रोग। आगे चलते हैं। अगला रोग है अपना डिप्टेरिया। कौन सा दोस्तों? डिप्टेरिया, जिसका कारक होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्टेरी। कौन सा दोस्तों? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्टेरी। प्रभावित अंग इसमें श्वास नली, गले में जो श्वास नली होती है वो प्रभावित होती है। बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। शिशु जन्म में 6 से 10 और 14 सप्ताह में लगता है। अगला है परटूसिस, जिसको आप काली खांसी बोलते हो। कौन सी दोस्तों? परटूसिस, काली खांसी, जिसके कारक का नाम है बोर्डेला परटूसिस। श्वसन तंत्र प्रणाली, फेफड़े प्रभावित होते हैं और इसी के लिए भी DPT का टीका लगाया जाता है। अगला है टिटनेस, जिसे क्लाइस्ट्रेडियम टिटेनी के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या? क्लाइस्ट्रेडियम टिटेनी के नाम से जानते हो। इससे मांसपेशियां प्रभावित होती है। DPT का टीका लगाए, जिसे धनु स्तंभ। टिटनेस को क्या बोलते हैं? धनु स्तंभ। कौन सा दोस्तों? धनु स्तंभ। धनु स्तंभ रोग भी आप बोलते हो। अगला है टाइफाइड। कौन सा दोस्तों? टाइफाइड, जिसे पानी जरा, मोती जरा या मियादी बुखार। क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। मियादी बुखार भी आप मोती जरा, पानी जरा या टाइफाइड को बोलते हो। कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग आंतें होती है इसमें। क्या होती? प्रभावित अंग आंतें, और बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। अगला है फ्लैग। कौन सा दोस्तों? फ्लैग कारक होता है पेस्टुला पेस्टिसस।
पेस्टुला पेस्टिसस वाहक होता है चूहे या पिच्चू जिससे आमाशय। प्रभावित अंग रक्त, शरीर में रक्त की गांठें बन जाती है, इसे प्लेग कहते हैं। बचाव के लिए चूहों को नष्ट करना चाहिए। अगला है अपना मानव रोग में, अगला है वायरस। कौन सा दोस्तों? वायरस। वायरस है पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी संरचना जो सजीव व निर्जीव के मध्य योजक कड़ी को कहा जाता है। वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी या मध्य कड़ी कहा जाता है वायरस को। किसको? वायरस को। वायरस की खोजकर्ता का नाम है इवानोव्स्की, जो सजीव के रूप में खोज की थी इवानोव्स्की ने। वायरस का सर्वप्रथम पाउडर के रूप में किसने प्राप्त किया था? स्टेनले ने। किसने दोस्तों? स्टेनले ने। सर्वप्रथम खोजे गए वायरस का नाम तंबाकू मोजेक वायरस, जिसे टीएमवी की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो तंबाकू मोजेक वायरस होता है। अब तक का सबसे ज्ञात वायरस पोटैटो फीवर वायरस। अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा वायरस पोटैटो फीवर वायरस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे अब तक का खोजा गया सबसे छोटा वायरस होता है तंबाकू नेक्रोसिस वायरस। कौन सा दोस्तों? तंबाकू नेक्रोसिस वायरस। वायरस में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। वायरस में एक ही आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा, या तो डीएनए होगा या वह आरएनए होगा। वायरस जनित रोग देख लेते हैं। पहला है एडस। कौन सा दोस्त? एडस के बारे में विस्तृत जानकारी हम देखते हैं। एडस की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एडस की फुल फॉर्म होती है। एक्वायर्ड का अर्थ होता है अर्जित करना, इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का मतलब कमी और सिंड्रोम का मतलब विकार। प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, उसकी क्षमता में कमी, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इस एडस रोग हो जाता है। कारक का नाम है HIV। कारक कौन सा है? HIV, जिसकी फुल फॉर्म इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह फुल फॉर्म भी दोस्तों एग्जाम बहुत बार पूछी जाती है। प्रभावित अंग है WBC, जिसमें T लिम्फोसाइट होती है। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। एडस की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा, ELISA, जिसे कौन सा कहते हैं? एलिसा कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म बहुत सी एग्जाम पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे। और एक और होती है इसकी जांच के लिए VBT, जिसे होते हैं वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। एक और जांच होती है इसकी PCR, जो एग्जामों में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दोस्तों, उपचार के लिए एजेडी जूडोविडीन दवा दी जाती है। अगला है हेपेटाइटिस। कौन सा दोस्तों? हेपेटाइटिस। कौन सा है? हेपेटाइटिस। कारक का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। विश्व में 7 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस पाए जाते हैं। A, B, C, G तक पाए जाते हैं। भारत में 2% A व B पाए जाते हैं। इसमें 98% A प्रकार के पाए जाते हैं और 2% B प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें प्रभावित अंग होता है यकृत, जिसे आप लीवर बोलते हैं। बचाव उपचार के लिए यकृत के इंजेक्शन HAP का टीका लगाया जाता है। अगला रोग है दोस्तों मप्स। कौन सा? मप्स, जिसे आप गलशुआ बोलते हो। कौन सा दोस्तों? मप्स, जिसे गलशुआ बोलते हैं। कारक का नाम है मप्स वायरस। प्रभावित अंग 0 से 12 वर्ष की उम्र बच्चे को प्रभावित करता है। प्रभावित अंग में गला होता है दोस्तों। इसमें गले में जो पैराटिड नामक ग्रंथियां होती है उसमें सूजन आ जाता है, जिसे आप मप्स या गलसुआ कहते हैं। बचाव के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। अगला रोग है मिजल्स। कौन सा? मिजल्स, जिसे आप कशेरा के नाम से जानते हो। मिजल्स, जिसे कशेरा के नाम से। कारक का नाम है मोरफेलो वायरस। प्रभावित उम्र 0 से 12 वर्ष की उम्र बच्चों में होता है। यह भी प्रभावित अंग
त्वचा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। बचाव के लिए एमएमआर का टीका लगाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला रोग है पोलियो। पोलियो के कारक का नाम है पोलियोमाइलिटिस। कौन सा? पोलियोमाइलिटिस। प्रभावित अंग होता है इसमें मस्तिष्क व तंत्रिका कोशिकाएं। मस्तिष्क और तंत्रिका पोलियो रोग में प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने की इसमें उम्र होती है 0 से 5 वर्ष। ये भी बच्चों में होता है। टीके, पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले साल्क ने की थी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। ड्रॉप, पोलियो के ड्रॉप के टीके की आविष्कार साबिन ने। किसने? साबिन ने ड्रॉप के टीके की वो की थी दोस्तों। क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में पूछता है। अगला है रेबीज। रेबीज का कारक का नाम है रेबडो वायरस, जो हिंसक पशुओं की लार में उपस्थित होता है। हिंसक पशु जैसे कुत्ता हिंसक पशुओं के में होता है। लक्षण हाइड्रोफोबिया, इसे पानी से डर लगता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। पानी से डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ते के काटने से भी होता है। प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाएं। बचाव, एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है, जिसमें वैरो रोग, वैक्सी रोग आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्स। अगला कौन सा है? सार्स की फुल फॉर्म एग्जामों में पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जटिल तीक्ष्ण श्वसन तंत्र प्रणाली में विकार, या इसको हिंदी में बोलते हैं। कारक का नाम होता है सार्स वायरस। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र प्रणाली या फेफड़े होते हैं। बचाव के लिए सार्स रोधी टीके लगाए जाते हैं दोस्तों। अगला है बर्ड फ्लू, जिसको क्या कहते हैं? पक्षी में बुखार। पक्षी में बुखार को क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू। पक्षी में बुखार आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू बोलते हैं दोस्तों। बर्ड फ्लू बोलते। कारक का नाम है H5N1 कारक वायरस होता है। सब प्रभावित अंग श्वसन तंत्र प्रणाली, फेफड़े प्रभावित होते हैं। उपचार के लिए टेमीफ्लू दवा दी जाती है। बर्ड फ्लू के उपचार में टेमीफ्लू दवा दी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है जीका वायरस। जीका वायरस का कारक का नाम है जीका वायरस। वाहक का नाम मादा एडिज मच्छर। प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। बचाव उपचार इसका कोई नहीं है जीका वायरस का दोस्तों। अगला है जुखाम। जुखाम के कारक का नाम होता है राइनो वायरस। ये पटवारी प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। जुखाम का वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस। प्रभावित अंग नासिका मार्ग, श्लेष्मी ग्रंथियों में सूजन आ जाता है दोस्तों। उपचार के लिए एंटीवायरल दवा और विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी का सेवन करना। अगला रोग है स्वाइन फ्लू, जिसका स्वाइन का मतलब होता है सुअर। स्वाइन का मतलब सुअर और फ्लू का मतलब बुखार। कारक होता है H1N1। कौन सा होता है? H1N1 के कारण होता है प्रभावित अंग श्वसन तंत्र प्रणाली या फेफड़े प्रभावित होते हैं। उपचार के लिए टेमीफ्लू दवा दी जाती है। स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए कौन सी दवा दी जाती है? टेमीफ्लू। कौन सी? टेमीफ्लू दवा दी जाती है। अगला है इन्फ्लूजा। कौन सा दोस्तों? इन्फ्लूजा का कारक है इन्फ्यूजी वायरस। प्रभावित अंग होता है संपूर्ण शरीर। उपचार के लिए एंटीपायरल दवा दी जाती है दोस्तों। कौन सी दवा दी जाती है? एंटीपायरल दवा दी जाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों ट्रैकोमा। कौन सा है? ट्रैकोमा का कारक होता है ट्रैकोमा वायरस। प्रभावित अंग होता है आँख, जिसकी श्लेष्म झिल्ली या कोर्निया में सूजन आ जाता है। आँख की श्लेष्म झिल्ली होती है और कोर्निया में सूजन आ जाता है, इसको बोलते हैं ट्रैकोमा। अगला रोग है चिकन पॉक्स। वायरस जनित रोग है चिकन पॉक्स, जिसे आप छोटी माता बोलते हो। कारक का नाम वेरिशेला वायरस होता है। प्रभावित अंग त्वचा संपूर्ण शरीर होता है। बचाव के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है।
और जो ट्रैकोमा होता है उसके उपचार के लिए पेनिसिलिन दवा और एंटीवायरल दवा उपचार में काम में ली जाती है। दोस्तों अगला है स्मॉल पॉक्स। कौन सा दोस्तों? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसे आप बड़ी माता बोलते हो। कारक का नाम वेरिओला वायरस होता है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर और त्वचा होता है। बचाव के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है। दोस्तों अगला है रोग वायरस जनित डेंगू। कौन सा? डेंगू, जिसका कारक होता है डेंगू वायरस। वाहक होता है मादा एडिज मच्छर। इसका वाहक होता है प्रभावित अंग में होता है रक्त, जिसे प्लेटलेट्स कहती है। कौन सी कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। उपचार के लिए एंटीवायरल दवा दी जाती है। अगला है दोस्तों, अगर दोस्तों हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों हमारा YouTube चैनल है सतगुरु एजुकेशन चैनल के नाम से। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। अगला है दोस्तों चिकनगुनिया। कौन सी? चिकनगुनिया, जिसे हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। इसके कारक का नाम होता है चिकनगुनिया वायरस। वाहक का नाम मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से यह चिकनगुनिया होती है। प्रभावित अंग होता है इसका हड्डियों के जोड़। हड्डियों के जोड़ में दर्द होता है। चलने में व्यक्ति असमर्थ होता है, यानी हाथ पाँव से टूटे टूटे लगते हैं। दोस्तों उपचार में एंटीवायरल दवा दी जाती है इसमें। कौन सी दवा? एंटीवायरल। आगे चलती है, अगला रोग है वायरस जनित। दोस्तों ये लास्ट थे वायरस जनित रोग हो गए हैं। अगला हम इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन लाए हैं, आनुवांशिक रोग। कौन से दोस्तों? आनुवांशिक रोग, जो ये भी आपकी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है इसमें हीमोफीलिया रोग। कौन सा दोस्तों? हीमोफीलिया रोग। इसमें वाहक होता है महिलाओं में मिलने वाला एक्स गुणसूत्र। प्रभाव दिखता है पुरुषों में पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर। दोस्तों हीमोफीलिया रोग की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमना। सामान्यतः वैसे 2 से 5 मिनट के अंतर्गत रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया रोग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका रक्त वहाँ से बहता ही रहता है, थक्का नहीं जमता है। यह हीमोफीलिया रोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला रोग आनुवांशिक रोग है गांजापन। कौन सा दोस्तों? गंजापन। गंजापन दोस्तों वाहक महिलाओं का एक्स गुणसूत्र इसका वाहक होता है और प्रभाव पुरुषों के वाई गुणसूत्र पर दिखता है। आनुवांशिक गंजापन केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। ये गंजापन रोग की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गंजापन आनुवांशिक रूप से पुरुषों में ही पाया जाता है। गंजापन रोग महिलाओं में नहीं पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो क्लीफेंटर सिंड्रोम। अगला है क्लीफेंटर सिंड्रोम। इसका लक्षण है लिंगी गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र के अतिरिक्त वृद्धि हो जाना। लिंगी ढांचा ये होता है इसका। क्लीफेंटर सिंड्रोम में लिंगी गुणसूत्र एक्स स्थान के अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। लिंगी ढांचा इसका वैसे मानव में एक्स वाई होता है, इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स हो जाता है। जिस प्रकार इसका लिंगी ढांचा एक्स एक्स वाई हो जाता है, ये क्लीफेंटर सिंड्रोम की विशेषता। अगला है दोस्तों, अगला है पटाव सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों? पटाव सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों? पटाव सिंड्रोम। इस प्रकार के सिंड्रोम में बच्चों को जन्म से ही तालू व होंठ कटे पाए जाते हैं। इस प्रकार के रोग में बच्चों और के जन्म से ही तालू और होंठ कटे हुए होते हैं। पटाव, इस प्रकार का सिंड्रोम क्या कहलाता है? पटाव सिंड्रोम कहलाता है। अगला आनुवांशिक रोग है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। कौन सा दोस्तों? सिकल सेल एनीमिया। इसमें खून, सिकल सेल एनीमिया इस प्रकार के रोग में आरबीसी का आकार अशिया जैसा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता प्रभावित होती है और ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता प्रभावित होती है। सिकल सेल एनीमिया दोस्तों एक ऐसा रोग है जिसमें हमारी आरबीसी
आरबीसी का आकार अशिया जैसा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता प्रभावित होती है। अगर आरबीसी का आकार अशिया जैसा हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, हीमोग्लोबिन ले जाने में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार के रोग को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है उपचार के लिए सिकल सेल एनीमिया का जो उपचार होता है, पीड़ित व्यक्ति को बाहर से आरबीसी चढ़ाई जाती है। बाहर से आरबीसी चढ़ाए जाने पर सिकल सेल एनीमिया का उपचार किया जा सकता है। अगला रोग है थैलेसीमिया। कौन सा दोस्तों? थैलेसीमिया रोग। इस प्रकार के रोग में शरीर में नई आरबीसी का निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसके उपचार के लिए तो बाहर से आरबीसी चढ़ाई जाती है। ये भी एक तरह का सिकल सेल एनीमिया की तरह ही रोग है। इस प्रकार के रोग में संपूर्ण आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बाहर से आरबीसी चढ़ाई जाती है, दी जाती है, इस कारण इस रोग का नाम थैलेसीमिया है। अगला है दोस्तों मैगोलिज्म। कौन सा दोस्तों? मैगोलिज्म रोग। कौन सा है? मैगोलिज्म। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का विकास अल्प होता है। ललाट चौड़ा, भौहें मोटे, होठ मोटे, टोडी अल्पविकसित मंद बुद्धि वाला होता है। मैगोलिज्म जो व्यक्ति होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में शरीर का विकास अल्प होता है, कमज़ोर होता है, जिसके ललाट होता है चौड़ा, भौहें मोटी होती है। भौहें जो आँखें के भौहें होते हैं मोटे होते हैं, होठ भी मोटे होते हैं, टोडी जिसे डाडी आप बोल सकते हो अल्प विकसित होती है, और उसकी बुद्धि भी अल्प विकसित होती है, उसका दिमाग काम कम करता है। इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मैगोलिज्म। आगे चलते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। इस प्रकार के सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसके द्वारा कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है, इसमें एक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी हो जाती है दोस्तों? 47 होती है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के सिंड्रोम को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। आगे चलते हैं दोस्तों हमारा यह वीडियो था छोटा सा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे हमारे वीडियो को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया तो हम आगे तक आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।